नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर। इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका करीब करीब 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपके इनकम टैक्स के सिलेबस के अंदर से न केवल एग्जामिनेशन के अंदर बल्कि आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ केस स्टडी है जिनको हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक काफी 1957 की एक अहम केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पहली केस स्टडी जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से आपके इंटरनल असेसमेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस केस स्टडी का नाम रहने वाला है राजा बिनोय कुमार शाह रोय, इनको पूरा नाम है, वर्सेस द सीआईटी। सीआईटी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन दोनों के बीच में 1957 में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, एक टकराव हो गया था टैक्स को लेकर के, और पूरा का पूरा मामला कोर्ट में चला गया था। तो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट केस स्टडी का नाम देके भी आपसे पूछा जा सकता है। कई बार पूरी केस स्टडी देके आपको जजमेंट पूछ लिया, आर्गुमेंट पूछ लिया, क्वेश्चन क्या थे, तमाम चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो आपकी केस स्टडी का क्या टाइटल रहेगा? राजा बिनोय कुमार शाह रोय वर्सेस द सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये आपको थोड़ा याद रखना है, 1957 का केस रहेगा। मैं थोड़ा डिटेल में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यहां पे वीक रहे। सबसे पहले आप लोग देखिएगा इस पर्टिकुलर केस के बारे में क्या क्या बातें आपको जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आपका केस नेम जो मैं बता चुका हूं, ये आपका राजा बिनोय कुमार शाह रोय वर्सेस सीआईटी। सीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, कहां का केस था ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये पूरी की पूरी चर्चा WB की है, माने वेस्ट बंगाल के अंदर का ये केस था। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। अब यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग यहां पे साइटेशन की बात करते हैं तो 1957 का ये साइटेशन है 32 ITR 466 SC, सुप्रीम कोर्ट आप लोग इसको कह सकते हैं। कौन से कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, SC के अंदर ये पूरा का पूरा मामला गया था। और अगर जजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जजेस कौन कौन थे? SR दास थे, जिसको आप लोग CJ भी बोल सकते हैं। उसके बाद भगवती, उसके बाद आप कपूर, और आगे एक नाम और है SK दास JJ का रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड था इस पर्टिकुलर केस को लेकर के जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हमने जानी है। ठीक है, केस का नाम क्या है क्लियर हो गया होगा, कौन से कोर्ट के अंदर मामला था ये भी आपको समझ में चला आ गया होगा। साइटेशन 1957 का है, 32 ITR 466 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और कौन कौन जजेस थे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस पूरे बैकग्राउंड का पूरी कहानी का बैकग्राउंड माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझिएगा। पूरी की पूरी जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, इसे केस स्टडी का बैकग्राउंड के अंदर छुपा हुआ है, या फिर इस केस के क्या क्या फैक्ट्स थे ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये राजा थे। SSC कौन है यहाँ पे आपका? जिस राजा का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, राजा बिनोय, में शॉर्ट फॉर्म में इसको राजा बिनोय के नाम से बोलूंगा। राजा बिनोय के पास बहुत ज्यादा फॉरेस्ट लैंड थी वेस्ट बंगाल के अंदर। अब हुआ क्या, पूरा मामला ध्यान से समझिएगा। क्योंकि राजा बिनोय के पास बहुत ज्यादा एक तरीके से जमीन थी, उस जमीन के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक जंगल उगाया। अब जंगल उगाने के बाद राजा ने क्या किया, उस जंगल की टेक केयर की, और उसके अंदर जो भी लकड़ी थी उस लकड़ी को मार्केट में सेल आउट कर दिया। और यहीं पे आ गया इनकम टैक्स का इन्वॉल्वमेंट। सीआईटी जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उन्होंने बोला कि ये जो इनकम है ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। माने पूरा मामला एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आता है, तो इस बात को आपको ख्याल में रखना है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, और दोनों के दोनों सीआईटी और आपका SSC राजा बिनोय दोनों कहां पे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए, और वहां पे पूरा मामला चला। फिर क्या जजमेंट आया, तमाम बातें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो राजा बिनोय ओन्ड करते हैं, क्या ओन्ड करते थे? लार्ज फॉरेस्ट लैंड, यानी कि ये आपका फॉरेस्ट लैंड किसके अंदर, कहां पे थी ये जमीन? वेस्ट बंगाल के अंदर थी। याद रखिएगा, जो ये लैंड थी, शुरू में लैंड थी, इसके ऊपर कोई आपका फॉरेस्ट नहीं था। लेकिन ये जो फॉरेस्ट की जो आप लोग बात कर रहे हैं, जिस जंगल की आप लोग बात कर रहे हैं, ये आपका अपने आप उगा था, किसी ने उगाया नहीं था, जंगल लगाया नहीं गया था। ये स्पॉन्टेनियस था। क्या था ये आपका? स्पॉन्टेनियस था, अपने आप उगा हुआ जंगल था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। माने आप लोग कह सकते हैं ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से जंगल उगा था। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे,
यहां पे जो ट्री थे वो कैसे थे, नेचुरली ग्रोन ट्रीज थे। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे यही बात मैंने आगे लिखी हुई है, फॉरेस्ट हैज नेचुरली ग्रोन ट्रीज। फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री थे वो कैसे थे, नेचुरली ग्रोन थे, प्लांटेड नहीं थे बाय ह्यूमन एफर्ट। मानव जो आपके एफर्ट के द्वारा, ह्यूमन एफर्ट के द्वारा यहां पे ये जो ट्री है ये प्लांटेड नहीं थे, यहां पे नेचुरली ग्रो किए गए थे। ठीक है ना? अब यहां पे क्या हुआ, लेकिन जो राजा बिनोय था उन्होंने क्या किया था, रेगुलर बेसिस पे फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। फॉरेस्ट्री ऑपरेशन का मतलब जैसे जंगल को आग से बचाना, उसके नीचे की जमीन की टेक केयर करना एंड ऑल, माने पूरे देख रेख करना। ठीक है? तो यानी आप लोग कह सकते हैं, अगर आप फॉरेस्ट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर, आग से जंगल को बताना। पेट्स की बात कर सकते हैं, एंश्योरिंग रीजनरेशन ऑफ द ट्रीज। रीजनरेशन का मतलब इस चीज को एंश्योर करना है कि आपके प्लांट दोबारा से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे उसको तो इनकम जनरेट करना था, जो भी आपकी लकड़ी है उसको सेल आउट करके। ठीक है? ही सोल्ड टिम्बर, उसने क्या किया, टिम्बर की जो लकड़ी है उसको सोल्ड किया फॉरेस्ट से और क्लेम कर दिया कि इनकम एज ए एग्रीकल्चरल इनकम। उसने क्या कहा कि ये जो इनकम है ये कैसी है, एग्रीकल्चरल इनकम है। और उस टाइम पे, अभी तो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं या 1962 की बात करते हैं, व्हाटएवर, लेकिन अभी आपको समझना क्या है, आपको समझना है उस टाइम पे जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 चलता था, माने 1922 चलता था, क्योंकि ये केस कब का है, 1957 का, 1957 का है। उससे पहले वाला जो इनकम टैक्स का जो आपका एक्ट है ना, उसी पर चर्चा होगी। तो 1922 आपका चलता था, और 1922 के अंदर सेक्शन 438 आप लोगों को याद रखना है। जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1920 था, यहां पे मैंने क्या बताया है, यहां पे एक एक्शन आपका सेक्शन 4 था, 4 के अंदर आपका सबसेक्शन 3 था, याद रखिएगा, यहां पे भी लिखा हुआ है 438। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कहेंगे, सबसेक्शन और क्लोज कौन सा था, आपका 8वां क्लोज था, जो क्या कहता था, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है तो कैसी होगी, फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी, वहां पे आपको टैक्स नहीं देना है। क्लियर? इस बात को आपको चर्चा में अपने जहन में रखना है। समझ में आई मेरी बात, क्या था पूरा मामला, ये बैकग्राउंड था। यानी कि जो आपका राजा बिनोय था उसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी उस जमीन के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक तरीके से फॉरेस्ट ग्रो हो जाता है। फिर वो क्या करता है, कुछ बंदे रख लेता है, उसकी टेक केयर करता है, फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस को अंजाम देता है, और जो भी लकड़ी आती है उसको एक तरीके से बेच देता है, जो भी टिम्बर की लकड़ी होती है उसको बेच देता है, और जो इनकम आती है उसको क्लेम कर देता है कि भाई साहब ये हमारी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। और उस केस में हम क्या करेंगे, जो आपका 1922 चलता था, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 चलता था, उसमें क्या कहा गया था, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्लोज 8 के अंदर की एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। लेकिन यहां पे सवाल एक फंस गया, एक क्वेश्चन फंस गया इस पूरे मामले के अंदर, कि एक सवाल ये आया कि जो आपका राजा बिनोय ने क्लेम किया था, किसको क्लेम किया था, कि जो मेरे पास इनकम है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसी है, एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये अटक गया, वेदर द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट ट्री, ये जो आपकी इनकम आपने ड्राइव की है कहां से, फॉरेस्ट ट्री के अंदर से, विच ग्रो स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, जो नेचुरली ग्रो करते हैं ट्री। ठीक है? एंड द मैनेज्ड बाय द ह्यूमन एफर्ट। लेकिन ये जो आपका केवल मैनेज हुआ है ह्यूमन एफर्ट द्वारा, कैन बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1932। ये एक बड़ा सवाल था, ये इशू खड़ा हो गया था। जो आपका आईटीसी था, इनकम सीआईटी यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसको आप लोग कहते हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आपने क्लेम कर दिया कि जो पेड़ नेचुरली उगे हैं, आपका केवल ह्यूमन एफर्ट के द्वारा उनका मैनेजमेंट हुआ है, ग्रो नहीं हुए हैं, तो यू कांट क्लेम एज दिस इनकम एज ए एग्रीकल्चरल इनकम। आप ऐसा नहीं कर सकते, सीआईटी का कहना था। और फाइनली पूरा मामला फंस गया। जो आपका राजा बिनोय क्या कहता है, मैं इसको एग्रीकल्चर इनकम की तरह क्लेम कर रहा हूं, और सीआईटी क्या कह रहा है कि नहीं, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, क्योंकि आपके जो प्लांट है ना, आपके जो पेड़ हैं वो नेचुरली ग्रो हुए हैं, आपने ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ग्रो नहीं किए हैं, आपने केवल उनका मैनेजमेंट ह्यूमन एफर्ट के द्वारा किया गया है। तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तो पूरा मामला हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। उससे पहले आप समझ लीजिए क्या क्या रेलिवेंट सेक्शन आपके उस टाइम पे, जो आपका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट था 1922 1922 का जो इनकम टैक्स था, उसके अंदर क्या बात कही गई थी। उसके अंदर सेक्शन 2(1) के अंदर क्या लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। वहां पे डिफाइन किया गया था कि एग्जैक्टली एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। यहां पे की पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखवाया हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स रेंट एंड रेवेन्यू। दोनों चीजें क्या करेंगे, रेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, किससे, उस जमीन से जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज की गई है, एंड द इनकम ड्राइव्ड
डिराइव्ड फ्रॉम सच ए लैंड इज एग्रीकल्चर। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपकी जमीन के ऊपर खेती होती है, क्लियर है, ये आपको थोड़ा है आपको करनी है, नेचुरली की बात नहीं हुई है। अगर आपका नेचुरली कोई है तो उस केस में आप लोग ये एग्जम्प्टेड नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये तो रेलिवेंट सेक्शन है, आपको याद रखना है। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट देखिए, आर्ग्यूमेंट किसका है मैंने अभी भी बता दिया। एक साइड राजा बिनोय है, एक साइड सीआईटी यानी कि कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स है, ठीक है ना। राजा बिनोय, एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या था? एसएससी का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने इसको मैनेज किया है बाय द ह्यूमन एफर्ट एंड द स्किल। जैसे आपका क्लियरिंग करना अंडर ग्रोथ को, प्रोटेक्ट करना ट्रीज को फायर से, इंश्योरिंग करना कि प्लांट के अंदर रीजनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो एक्टिविटी है ना, ये अमाउंट टू द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है। ये आपका किसका कहना था? ये एसएससी का आर्ग्यूमेंट था। क्लियर है, देयरफॉर यहां से जो इनकम होगी, एसएससी का मानना था वो कैसी होगी? एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और जो इनकम टैक्स एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग क्या है? एग्जम्प्टेड है। क्लियर, समझ में आया पूरा मामला। लेकिन यहीं पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, आपका जो सीआईटी है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उनका अपना एक आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ा रुकिए, आपके जो प्लांट है वो केवल और केवल मैनेज्ड बाय ह्यूमन एफर्ट है, वो ग्रो नहीं किए गए हैं ह्यूमन एफर्ट द्वारा, वो स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, नेचुरल तरीके से ग्रो किए गए हैं, ठीक है ना। और यहां पे स्पॉन्टेनियस से जो इनकम आती है ना, उसको आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आपकी बेसिक ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दिया गया है। टिलिंग की, शोविंग की, प्लांटिंग की बात हुई है, ये सारी बातें नहीं हुई है। अगर ये नहीं हुई है ना, तो आपकी इनकम क्या नहीं होगी? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। दैट्स व्हाई जो आपके पास इनकम है ना, वो कैसी रहेगी? टैक्सेबल रहेगी, उसके ऊपर आपको टैक्स कर देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया पूरा मामला? आपको समझ में आ गया होगा पूरे केस की कहानी कहां से शुरू होती है। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं चीजें आपको बेटर वे में यहां तक क्लैरिटी मिला होगा, समझ में आया होगा पूरा मामला। अगर आपको समझ में आ गया है तो पूरी की पूरी कहानी कहां पे चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, एससी ऑफ इंडिया के अंदर पूरा का पूरा मामला चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के ऊपर कौन कौन से जजेस थे, इस मुद्दे पर भी मैं बात कर चुका हूं। अब सबसे अहम मुद्दा क्या है यहां पे, वो समझिए। यहां पे सबसे अहम मुद्दा यह है कि यहां पे जो जजमेंट आया, कोर्ट का डिसीजन आया, उसके अंदर 3 की पॉइंट निकल के आए हैं। तीनों को आपको याद रखना जरूरी है, जो हम लोग वैसे भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर पढ़ चुके हैं। यहां पे एग्रीकल्चर की एक डेफिनेशन दी गई है। यहां पे 2 तरीके के ऑपरेशन है, याद रखिएगा। पहला ऑपरेशन जरूरी है, दूसरा हो ना हो इससे कोई जरूरी नहीं है। अगर दोनों होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर केवल पहला ऑपरेशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला ऑपरेशन मिसिंग है ना, तो उस केस में उससे जो इनकम आएगी उसको आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं डालेंगे। जैसे पहला ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन की कैटेगरी में रखा गया है, दूसरा ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। दोनों में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। बेसिक के अंदर जैसे टेलिंग ऑफ लैंड हो गया, शोविंग ऑफ सीड्स हो गया, प्लांटिंग हो गया, ये जरूरी है, ये मस्ट है, ये जरूरी है, याद रखिएगा। इसके बिना आप लोग नहीं कह सकते हो कि आपकी इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम होगी। सब्सिक्वेंट के अंदर वीडिंग की बात कर लीजिए, वाटरिंग, प्योरिंग, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा, वो दोनों क्या है? दोनों एसेंशियल है। उस टाइम पे क्या कहा? दोनों होने जरूरी है, माने दोनों कंडीशंस होना क्या है? जरूरी है, ठीक है। जो 2 कंडीशंस आपकी रखी गई हैं वो क्या है? जरूरी है, याद रखेंगे क्या है आपकी? जरूरी है। दोनों कंडीशन क्या थी? जरूरी थी उस टाइम पे। अब यहां पे ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया था। अगर आपका जो ट्री है वो ग्रो करता है नेचुरली विदाउट द ह्यूमन एफर्ट, इट कैन नॉट बी सेड दैट बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वेयर परफॉर्म। समझ में आया? यहां पे बेसिक जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है वो नहीं हुआ है। और अगर बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं हुआ है तो आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। दैट्स व्हाई ये जो इनकम है ये कैसी होगी? टैक्सेबल होगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग मैनेज एंड प्लांटेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पे देखिए, इफ द ट्रीज आर प्लांटेड एंड नर्चर्ड बाय द ह्यूमन एफर्ट, इनकम वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम। दैट्स व्हाई अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो ये 3 कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए थे, 3 डिसीजन इस पूरे मामले के अंदर, 3 की पॉइंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कोट किए थे। क्लियर है? अगर आप लोग एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहां पे फाइनल डिसीजन मैं आप सभी को कोट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? नेचुरली जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, वो क्या नहीं है? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, तो टैक्सेबल होगी। अगर इनकम फ्रॉम द कल्टिवेटेड एंड मैनेज प्लांटेशन, इन दोनों एक्टिविटी होगी है, बेसिक ऑपरेशन और आपका
आपका जो दूसरा ऑपरेशन था ना, दोनों ऑपरेशन हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों अगर हैं तो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा और आपकी इनकम कैसी हो जाएगी, एग्जम्प्टेड हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनल में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम से एक केस स्टडी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। इस केस स्टडी को बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको कोई कमी महसूस होती है वीडियो के अंदर तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उन चीजों को, उन तमाम सजेशन को मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इंप्लीमेंट करके और बेटर हम लोग अपनी टीचिंग को करने की कोशिश करें और आप सभी तक बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग डिलीवर कर पाए। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो फटाफट से आप लोग वहां से डाउनलोड करके और इस तमाम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ आखिरी तक आप सभी बने रहे उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।